हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई सैंपल पेपर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, एक नज़र क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट P1 V1, यहाँ पर P1 V1 ये है, इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली A to B रिवर्सिबली और आइसोथर्मली, तो ये आइसोथर्मल है। इट्स प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2, यहाँ पर P1 था, यहाँ पर आने के बाद P1 by हाफ हो गया, P1 का हाफ हो गया। दिस इज फॉलोड बाय ए कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग, यहाँ से कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है उससे टेम्परेचर कम यहाँ पर है। Till its pressure is reduced to 1/4 of the initial value, ये है BC, इनिशियल में जो वैल्यू है उसका ये 1/4 हो गया, यहाँ लिखा हुआ है P1/4। Then it is restored to its initial state, यहाँ C से by a reversible adiabatic compression, ये adiabatic compression है, adiabatic compression है C to A। The net work done by the gas is equal to how much, यहाँ 4 ऑप्शंस है। बस इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा ये बताना है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि वर्क डन जो तीनों ही प्रोसेस है AB, BC और CD, CA, तीनों में निकाल कर ऐड कर देंगे। तो पहला जो है वर्क डन AB में कितना होगा। AB एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है nRT ln V2 by V1, ये इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम है। इस केस में n है 1, इसने कहा कि 1 मोल गैस है, 1 टाइम्स RT, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर है, अभी इसका टेम्परेचर कहीं नहीं दिया, लेकिन आंसर में दिया है टेम्परेचर, ये इसका टेम्परेचर है, आंसर में दिया है, जो भी ऑप्शन है उसमें, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा है। एनीवे, ln V2 कितना है, यहाँ पर जो VB by VA, VB है 2V by A, ये 2 है आगे, VB और V1 का रेशियो जो है VB by VA, यहाँ 2V1 यहाँ V1 रेशियो 2 है, ये हमें पता हो गया बहुत इजीली। आइसोथर्मल प्रोसेस जो वर्क डन किया जाता है वो होता है nRT ln फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये आया RT ln 2। नेक्स्ट BC में कितना वर्क डन किया जाएगा, ये जो BC प्रोसेस है वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वर्क डन ये होता है ना PdV, और वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो 0। ये सारे फार्मूला इसी से आते हैं, फाइनली गैस लॉ यहाँ पर बैठा देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट CA एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में यही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन वहाँ पर PV इक्वल टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है, इस फार्मूला को यूज करेंगे। एनीवे, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, इसको यूज करने के बाद जो फार्मूला आता है वो होता है, यहाँ पर देखिए P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1, एक गामा है CP बाय CV, यहाँ पर P1 V1 है माइनस P2 V2, यहाँ V2 बाय V1 है, यहाँ वो नहीं P1 V1, तो P1 क्या है C से A तक चल रहे हैं ना, तो लिखते हैं C से चल रहे हैं, C है इनिशियल स्टेट पॉइंट, PC VC माइनस PA VA, ये फार्मूला की तरह यूज कर रहे हैं, 1 2 से कंफ्यूज नहीं होने का है। यहाँ भी 1 इनिशियल के लिए है और 2 फाइनल के लिए है। एनीवे, PC VC हो गया, वैल्यू रख देते हैं। PC का कितना है, PC है P1/4
और VC है 2V1। ओके, PA कितना है? P1V1 बाय गामा -1। ये हो गया P1V1 बाय 2 माइनस P1V1 गामा -1। फाइनली है माइनस P1V1 बाय 2 गामा -1। और P1V1 कितना होगा? P1V1 1 में क्यों लिख रहा हूँ? ओके, ये वाले तो P1V1 है ना, P1V1। ओके, यहाँ पर जो है इसका टेम्परेचर कितना है? ये पूरे के पूरे में जो टेम्परेचर यदि T है तो यहाँ पर हम गैस लो कहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ भी गैस लो लगाएंगे, PV = nRT, P1V1 = nRT, वो हम लिख सकते हैं P1V1 = nRT माइनस nRT बाय 2 गामा -1। अब सबको ऐड करते हैं। टोटल वर्क डन AB BC CA। AB में कितना था? RT-ln2 B में तो 0 था, और C में ये है, n की जगह 1 लिखेंगे, माइनस nRT बाय 2 गामा -1। n की जगह 1 लिखेंगे, हटा देते हैं इसे। दोनों जगह RT है, कॉमन ले लिए। यहाँ ln2 माइनस यहाँ पर 1/2 ऑफ गामा -1। ये है वर्क डन। कौन सा ऑप्शन है ढूंढते हैं। RT ln2 माइनस 1/2 गामा -1, ये वाला ऑप्शन नंबर 1। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया? इसको सॉल्व करने के लिए हमने तीनों जो प्रोसेस है उसमें इंडिविजुअली कितना कितना सिस्टम ने वर्क किया उसको कैलकुलेट किए। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। इस आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो nRT ln V2 बाय V1, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और तुरंत ही मिल गया। एडियाबैटिक में जो है वर्क डन जो होता है वो होता है P1V1 माइनस P2V2। ये इनिशियल स्टेट पॉइंट है, फाइनल स्टेट पॉइंट है। इस केस में इनिशियल स्टेट पॉइंट है C, जहां पर कि प्रेशर है P1/4 और वॉल्यूम है 2V, वो लिख दिए। फाइनल स्टेट पॉइंट जो है P2V2 वो यहाँ पर है, जो कि प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1, वो दोनों को लिख दिए। और ये गामा -1 है, सबको सब्स्टिट्यूट किए, सिंप्लीफाई किए, ये यहाँ आया। फाइनली हमें जो है सो P1V1 मिला। लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन इसका टेम्परेचर T है। और एक ही जगह टेम्परेचर की बात कर सकते हैं जहां पर आइसोथर्मल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में तो टेम्परेचर हर जगह चेंज होगा, इस प्रोसेस में भी हर जगह चेंज होगा, तो कहीं का भी टेम्परेचर हम बता नहीं सकते। यदि कहीं का टेम्परेचर बताएं तो इस पूरे जगह का टेम्परेचर हम बता सकते हैं, और वही टेम्परेचर जो T है वह ऑप्शन में प्रकट हो रहा है, वहीं अपीयर हो रहा है। तो इस तरह से हमें जो वर्क डन है इन एडियाबैटिक प्रोसेस में वो भी निकाल लिया। और ये BC में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन तो एक्चुअली प्रेशर टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम, इसी से तो निकाला जाता है। चाहे ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एक्सप्रेशन निकाला गया हो वर्क डन का, या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का एक्सप्रेशन निकाला गया हो, वो सब जनरल यही फार्मूला है, वर्क डन प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम। और तीनों को ऐड करने पर हमें ये ऑप्शन मिल गया। तो ये क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, थर्मोडायनेमिक्स से एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cp and Cv are a specific heat at constant pressure and constant volume. Cp और Cv specific heat है। It is observed that Cp minus Cv is equal to A for hydrogen gas and Cp minus Cv is equal to B for nitrogen gas. The correct relation between A and B is what? आपने पढ़ा होगा ना कि Cp minus Cv is equal to R होता है। तो क्या है, A इक्वल टू R है। यहां पर नाम में
पर फोकस करने की जरूरत है। वो क्या बोल रहा है, सीपी और सीबी स्पेसिफिक हीट है, वो स्पेसिफिक हीट का बात कर रहा है, वो मोलर हीट की बात नहीं कर रहा है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है। तो ये दोनों में फर्क है। यदि हमारा ए जो है सो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें ये फार्मूला लागू नहीं होता। मोलर हीट कैपेसिटीज जो होते हैं उसमें ये फार्मूला लागू होता है। मोलर हीट कैपेसिटीज, यहां कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा है, ये फार्मूला ये गलत है, ये लागू नहीं होता। यहां पर यदि हम मोलर हीट कैपेसिटीज कहें एसपी एंड एसपी, ये मोलर है, ये स्पेसिफिक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी ये क्या होगा, 1/n dq by dt। और इसको फिर हम लिख सकते हैं, ये m जो है इसको लिख सकते हैं m स्मॉल m by m dq by dt। m इधर रखते हैं और बाकी चीजों को एक साथ लिखते हैं, 1/m dq by dt। ये क्या है, ये हीट कैपेसिटी है लेकिन पर यूनिट मास। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है पर यूनिट मास। यहां पर यूनिट मोल था तब इसको मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये यदि पर यूनिट मास है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। यही यहां इस क्वेश्चन में सीपी है। हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, पी है तो कांस्टेंट पी रखना पड़ेगा ना, इसका तो ध्यान ही नहीं दिया, सीपी। तो आप देखिए ये रिलेशन है मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। सिमिलरली एस भी जो है सो मास, ये एम क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं, और एम है मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट। तभी तो एम को हम लिखते हैं ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स जो है सो जितना भी मास दिया हुआ है इन ग्राम, उसको हम डिवाइड करते हैं मोलिकुलर वेट से, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलता है। वही नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हमने ये लिखा है। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 ग्राम वाटर है, तो कितना मोल हुआ, 100 ग्राम है, उसको डिवाइड कर दिए हम इसका मोलिकुलर वेट से। वाटर जो है उसका मोलिकुलर वेट होता है 2 और 16 18, इतना मोल हो गया आपके पास। ये 18 है, ग्राम नहीं, इतना मोल हो गया वाटर का, 5 पॉइंट समथिंग ऐसे। तो ये रिलेशन है मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। मोलर हीट कैपेसिटी के लिए हम लिख सकते हैं Sp माइनस एस भी इक्वल टू आर, उसी को सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ, mCp माइनस mCv इक्वल टू आर। तो Cp माइनस Cv कितना हुआ, R/m। अब हम हाइड्रोजन के लिए बात करें, हाइड्रोजन के लिए ये Cp माइनस Cv कितना हुआ, R/, हाइड्रोजन जो है, यहाँ हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम की बात नहीं करते। वो हाईली रिएक्टिव है, वो तुरंत गैस, दो हाइड्रोजन मिलकर गैस बना लेगा। यहाँ पर इसका 2 हो गया, तो Cp माइनस Cv यही A है क्वेश्चन के मुताबिक। Cp माइनस Cv हाइड्रोजन के लिए A है और नाइट्रोजन के लिए ये B है। इसको एक इक्वेशन बनाते हैं। अब नाइट्रोजन चलते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन, उसके लिए Cp माइनस Cv क्या होगा, R/m है, R m कितना है, 2 ठो है, नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट है 40, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, ये मोलिकुलर वेट 28 हुआ, और ये B है क्वेश्चन के मुताबिक। और A और B के बीच में रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन A एंड B। ओके, ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 R/2, ये है R/28, इधर राइट साइड में A डिवाइडेड बाई B, ये तो चला गया, A इज इक्वल टू 14B, ये रिलेशन है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, A इज इक्वल टू 14B।
तो इस क्वेश्चन में जो Cp एंड Cv है वो यूज किया गया है, वो वेरिएबल यूज किया गया है। ये हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसको उसने कह दिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बस कंफ्यूज करने के लिए काफी है। लेकिन जब यदि ध्यान से देखोगे तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। यहाँ पर हमने रिलेशन निकाल दिया, ये स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी के लेकर। ये है हमारा मोलर हीट कैपेसिटी, जहाँ 1/n होता है पर यूनिट मोल। इस मोल को हमने कन्वर्ट कर दिया मास में, जो मास और मोलिकुलर वेट से का रेशियो होता है, और उसके बाद में एक रिलेशन मिल गया स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, और ये दोनों को रिलेट कर रहा है मोलिकुलर वेट। फिर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के लिए हमने ये वैल्यू जो है Cp - Cv निकाला, जो कि Cp - Cv R/m है, m का वैल्यू रख के हाइड्रोजन के लिए 2 और नाइट्रोजन के लिए 28 रखा, और ये बीच में हमें रिलेशन मिल गया A = 14b। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट से है। A rectangular glass slab ABCD, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, A B C D है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, A N1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इज इमर्स्ड इन वाटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, A N2 है, और N1 इज ग्रेटर देन N2। इसका जो ग्लास है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज्यादा है। सो A डेंसर है, A रेयर है। A ray of light is incident at the surface AB, ये AB surface है, इस पर इंसिडेंट किया, as shown in the figure. The maximum value of the angle of incidence alpha max, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ वो अल्फा से मैक्स से डिनोट कर रहा है, वो बताना है, सच दैट द रे कम्स आउट ओनली फ्रॉम द अदर सरफेस CD सरफेस ये है, यहाँ से रे जाएगा और इधर से निकलेगा। ये डेंसर है, तो डेंसर में क्या होता है, नज़दीक जाता है, थोड़ा सा नज़दीक जाएगा ऐसे, और उसके बाद ये नॉर्मल के नज़दीक हो जाता है, बेंड कर जाता है, और यदि उल्टा होता तो भाग जाता, इससे दूर जाता। और यहाँ से अभी क्या कर रहे हैं, नॉर्मल है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो रिफ्लेक्ट कर जाए उधर, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। वो बोल रहा है कि CD से निकलना है, CD से निकलने के लिए केवल इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा, वो अलग है, लेकिन पहले यहाँ तक आए तो, ये यहाँ तक आए तो यहाँ तक आने के लिए इस एंगल को हम R कहते हैं, इस एंगल को R' कहते हैं। ओके, हमें इसे अल्फा मैक्सिमम का वैल्यू निकालना है, और 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, कोई एक सही है वो बताना है। तो देखिए, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब करेगा, जब ये वैल्यू जो है R' वो ज्यादा हो θc से। θc है क्रिटिकल एंगल, तो इसका मतलब है साइन R' जो है सो ज्यादा हो साइन θc से, और साइन θc कितना होता है, साइन θc जैसे आपको पता है ये होता है 1/μ, ये μ किसका, बड़ा का, राइट। जिसे ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो तब होता है यदि ये हाई डेंसिटी, ये डेंसर मीडियम जो है, डेंसर मीडियम से लाइट जब रेयर मीडियम में जाता है, डेंसर मीडियम, डेंसर का मतलब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, लाइट का स्पीड कम है, यहां से जब जाता है और इस बाउंड्री पर आता है जहां इसके आगे रेयर मीडियम है, तब ये थोड़ा बैंड होता है, और थोड़ा एंगल बढ़ा देंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब ये बैंड ऐसे हो जाएगा इधर, इस एंगल को हम कहते हैं θc, और यदि इसे थोड़ा भी बढ़ाएंगे तो ये ऐसे निकल जाएगा लाइट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होना है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, I और R सेम होना है। तो ये जो शैडो एरिया है इधर कभी लाइट आएगा नहीं, तो ये होता है। और इस ये एंगल जो मैंने बताया, क्रिटिकल एंगल जो है वो कितना होता है, वो साइन θc इक्वल टू 1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। यूजुअली यहाँ पर एयर रहता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, तो म्यू डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयर, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, म्यू डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयर, पहले म्यू डी लिख लेते हैं और म्यू आर लिख लेते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एनीथिंग, कुछ नहीं लिखे मतलब एयर, जिसको हम सीधे म्यू डी से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। म्यू डी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम डेंसर मीडिया विथ रेस्पेक्ट टू एयर, और नहीं तो यदि ढंग से लिखना है तो ये पूरा का पूरा लिखना है,
लेकिन सभी यूजुअली हम लोग कोई भी मटेरियल है, लाइट मटेरियल, तो उसको हम क्या करते हैं, एयर के रेस्पेक्ट में ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं, इसलिए उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। एनीवे, इसे हटा देते हैं। तो यहां पर जो है सो साइन थीटा से क्या होगा, 1/μ, जो डेंसर मीडिया है, यहां पर N1 जो डेंसर है वो रेस्पेक्ट टू दूसरा मीडियम जो है, मतलब N2/N1, ये होना ही चाहिए। यहां पर देखिए N2 जो है सो छोटा है, तो इसका वैल्यू जो है 1 से कम है, तो वो साइन आर प्राइम का वैल्यू है। साइन थीटा का वैल्यू 1 से हमेशा कम होता है। एनीवे, तो यहां पर आर प्राइम हमें पता हो गया कि ये साइन इनवर्स N2/N1 है, ये मैक्स वैल्यू है। साइन आर प्राइम जो है सो हमेशा इससे ज्यादा होगा ना, तो मैक्सिमम में कितना हो सकता है, इसके इक्वल टू, तो मैंने मैक्स वैल्यू लिख दिया। अब जो है सो हम क्या करते हैं, इसको भी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, और यहां पर जो है सो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, ए बी पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टाइम्स साइन ऑफ जो भी एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो दोनों का प्रोडक्ट। तो पहले इधर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2 है टाइम्स साइन, और इधर जो एंगल है अल्फा। अभी अल्फा लेते हैं, अल्फा मैक्स बाद में ले लेंगे। और दूसरा तरफ जब गए तो उधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और साइन R। ओके, साइन R को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस R प्राइम लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये R और R प्लस प्राइम दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होता है। तो R प्राइम जो है सो R जो है सो R प्लस R प्राइम जो है 90 डिग्री है, तो R जो है सो 90 डिग्री माइनस प्राइम तो होना ही है। ओके, ये आप लिख सकते हैं। तो कितना आया, N1 cos R प्राइम साइन अल्फा, एक बार थोड़ा संभाल के लिख लेते हैं, N1/N2 cos R प्राइम। जब R प्राइम मिनिमम होगा तो अल्फा मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा मतलब cos का वैल्यू जो है सो मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है cos का वैल्यू घटता है, और जैसे जैसे एंगल घटता है, इसको एंगल घटता है तो cos का वैल्यू बढ़ता है। तो ये यदि मिनिमम है तो cos R प्राइम का वैल्यू मैक्सिमम हुआ, इसका मतलब साइन अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम हुआ। और साइन जो है वो थीटा के साथ बढ़ता है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, साइन थीटा भी इंक्रीज करता है, लेकिन cos थीटा वो डिक्रीज करता है। तो यहां पर देखिए R यदि हमारा बहुत कम है तो cos जो है बहुत ज्यादा हुआ, R कम है तो cos ज्यादा हुआ, और cos जब ज्यादा हुआ तो साइन अल्फा ज्यादा हुआ, साइन अल्फा ज्यादा हुआ तो अल्फा भी ज्यादा होगा। तो यहां से हमें लिख सकते हैं कि साइन अल्फा मैक्सिमम जो है वो होगा N1/N2 cos R प्राइम, ये जो है सो मिनिमम। R प्राइम मिनिमम का वैल्यू हमने निकाला है, ये R मिनिमम होगा ना, साइन R प्राइम का वैल्यू जो है इससे हमेशा ज्यादा ही है, हर समय ये जो साइन R प्राइम का वैल्यू है इससे ज्यादा है, तो सबसे जो कम होगा वो यहां पर मैंने मैक्स लिख दिया है, ये गलत किया, ये मिनिमम होगा। जैसे एग्जांपल से देख लीजिए आप, यदि मैं कहूं ए जो है सो जो हमेशा 10 से ज्यादा है, तो ए का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, आप कहोगे 10, यदि ये इसको कहें ऐसे, तो ये मिनिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम नहीं। तो यहां पर आर मिनिमम वैल्यू यहां से लिख देते हैं साइन इनवर्स N2/N1, और फिर यहां से हमें मिल गया अल्फा मैक्स का वैल्यू, साइन को उधर ले गए, साइन इनवर्स N1/N2 cos साइन इनवर्स
N2 by N1। इसको देखिए किस ऑप्शन में है, N1 by N2 cos sin इनवर्स, N1 by N2 cos sin इनवर्स N2 by N1। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसमें क्या करना था, क्वेश्चन कह रहा है कि ये अल्फा मैक्सिमम कितना का वैल्यू क्या होगा कि ये जो है सो ये CD से होकर निकले। CD से निकलने का मतलब है यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए आर प्राइम को थीटा सी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना पड़ेगा। और क्रिटिकल एंगल का वैल्यू होता है साइन थीटा सी होता है 1 बाय म्यू। म्यू मतलब जो रेयर डेंसर मीडिया है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू दूसरा वाला जो रेयर है, N1 by N2। और यहाँ से हमें यह एक्सप्रेशन मिला कि साइन आर प्राइम जो है वो ज़्यादा है N2 by N1 से। इसका मतलब है आर प्राइम का जो मिनिमम वैल्यू है वो है N2 by N1, और ये साइन इनवर्स लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने जस्ट स्नेल्स लॉ लगाया और उसके बाद में आर को हमने लिख दिया आर प्राइम के टर्म में, क्योंकि हमें जो एक्सप्रेशन पता है आर प्राइम के टर्म में। उसके बाद हमने कहा कि यदि आर प्राइम हमारा मिनिमम होता है तो ये अल्फा मैक्सिमम होता है, और वही दोनों लिख दिया, ए मैक्सिमम ए मिनिमम। और आर प्राइम मिनिमम का वैल्यू जो निकाला उसको सब्स्टिट्यूट किया, थोड़ा सा इसको सजाया धजाया और हमें ऑप्शन मिल गया। एनीवे ये था लाइट से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लाइट से है। क्या कहता है क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट मीडिया विथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 μ4। μ1 μ2 μ3 μ4 4 मीडिया है, पास करना है, एस ऑन इन द फिगर। द सर्फेसेस ऑफ ऑल मीडिया आर पैरेलल, ये सारे पैरेलल हैं। इफ द इमर्जेंट रे CD, ये जो रे है CD इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इसके पैरेलल है। AB वी मस्ट, कौन से 4 में से ऑप्शन सही होगा, μ1 μ2 μ3 μ4, ये सारे में कोई रिलेशन देना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब है यहाँ पर जो एंगल है I वही एंगल यहाँ पर होना पड़ेगा। देखिए ये और ये पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल ये बना रहा है वही हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल ये भी बनाएगा। आप कहोगे नहीं ऐसा नहीं लग रहा, ये एंगल यहाँ से आप यदि देखो ऐसे, ये एंगल और ये एंगल सेम है, राइट। और ये एंगल यहाँ पर ये इसके पैरेलल है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये इधर है, ये दोनों पैरेलल है। और इसके बाद ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एंगल जो है ऑफ इंसिडेंस है I। तो ये एंगल भी तो I होना है क्योंकि ये I है। वही मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये I है तो ये वाला एंगल I होगा। और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल है, उसके साथ ये एंगल I है, ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ ये एंगल I है। तो ये दोनों एंगल को सेम रहना पड़ेगा। यहाँ के एंगल को हम कुछ नाम देते हैं R, ये R है तो ये भी R होगा। मैं यहाँ पर एक फेस पे बनाता हूँ फिगर ताकि समझ में आए। देखिए यहाँ से लाइट आया, इस पर हमने बनाया ऐसे, इधर गया और उसके बाद में ये और थोड़ा सा टर्न लिया और ये इसके पैरेलल निकल गया। ये एंगल I, ये एंगल I है। ये एंगल R है तो ये भी एंगल R होगा। ये एंगल R प्राइम है तो ये एंगल भी R प्राइम होगा। ये अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो अब यदि हम स्नेल्स लॉ लगाएं तीनों जगह, यहाँ लगाते हैं स्नेल्स लॉ यहाँ लगाते हैं और स्नेल्स लॉ यहाँ लगाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 μ2 μ3 μ4, ये चारों हैं इस तरह से। यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं, μ1 टाइम्स साइन I इक्वल टू μ2 टाइम्स साइन R। यहाँ पर लगाते हैं स्नेल्स लॉ, μ2
टाइम्स साइन, ये कितना ए आर दोनों सेम, μ3 साइन आर प्राइम, यहाँ पर आर प्राइम है, आर प्राइम समझिए यहाँ पर है। यहाँ पर लगाते हैं इस पर μ2 नहीं, μ2 है μ3 साइन आर प्राइम, और इधर है μ4, ये एंगल कितना है, ये दोनों पैरेलल है इसलिए आई है, ये भी सबको ऐड कर दीजिए। अब हम सबको ऐड कर देते हैं, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो हमें मिला μ1 साइन आई इक्वल टू μ4 साइन आई, साइन आई भी खत्म हो गया, तो μ1 इक्वल टू μ4। जिन दो में ये पैरेलल था, इसमें इस मीडियम में जो रे है और इस मीडियम में जो रे है वो पैरेलल था, वो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना होगा, μ1 इक्वल टू μ4। ये ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A metal wire of resistance 3 ohm is elongated to make a uniform wire of double of its previous length. ओके, एक मेटल है, इसको डबल कर दिया गया। डबल करने पे इसका एरिया तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम सेम है। हमने एक ही जैसा बना दिया। कुछ ऐसे मान लीजिए, ये इसका लेंथ L है, इसका डबल कर दिया। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 हो जाना चाहिए, तभी तो इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम जो लेंथ टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दोनों सेम है। तो जब इसका लेंथ को हम डबल कर देते हैं तो इसका एरिया अपने आप हाफ हो जाता है, ताकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। नाउ, और ये दोनों के बीच रिलेशन है, मीन्स ये दोनों के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है सो ये प्रॉपर्टी है मटेरियल का, ρL/A होता है। L चेंज करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करेगा, तो रेजिस्टेंस चेंज करेगा। यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, इसका कितना होगा, इसे बता देते हैं अभी। ये फार्मूला लगाएंगे, R इक्वल टू ρL/A, रो चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, ये 3 ओम है, रो L कितना है, L इसका कुछ है, एरिया वो भी कुछ है। यहाँ पर देखते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, R इक्वल टू रो L हो गया 2L, ये हो गया A/2, मतलब ये दो ऊपर जाके 4 हो गया, 4 रो L/A, और ये पूरा का पूरा ये है 3 है। यहाँ से लाके इसको रख देते हैं, 4 टाइम्स 3 मतलब 12 ओम। तो शुरू में जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, इसको खींच के लंबा किए, अब बन गया 12 ओम। ओके, अब क्या कर रहा है, द न्यू वायर इज नाउ बेंड एंड द एंड्स जॉइंट टू मेक ए सर्किल। इसको बेंड किया गया, इतना ही पे नहीं छोड़ा, इसको केवल लंबा नहीं किया, इसको बेंड भी कर रहा है। बेंड करके ये सर्किल बना दिया है, मेक ए सर्किल। इफ 2 points on this circle make angle 60 degree at the center, the equivalent resistance between these 2 points will be, ये है सेंटर। अब 2 पॉइंट यहाँ पर जो 60 डिग्री बना रहा है, 60 है, ठीक है, ये 60 डिग्री मान लीजिए है। ये पॉइंट का नाम दे देते हैं A और B। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताना है। ये पूरे जो वायर है इसका रेजिस्टेंस हमने देखा है 12 ओम है। इसका कितना होगा, रेजिस्टेंस तो प्रोपोर्शनल होता है L के, ये प्रोपोर्शनल होता है 1/A के, तभी तो हम लिखते हैं ना R इक्वल टू रो L/A। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, रो सेम है, ये सेम है, L के प्रोपोर्शनल है। जो जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ये टोटल है 12, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं।
इसको 1 बोल दें इस पार्ट को, और इधर को 2 बोल देते हैं। R1 कितना होगा, इसका एक कितना फ्रैक्शन है टोटल लेंथ का, ये AB बाय टोटल लेंथ जो है पूरा L बोल देते हैं, टाइम्स 12, राइट। और ये जो एंगल है, ये जो लेंथ है यहाँ पर, ये आर्क, ये जो है इसका प्रोपोर्शनल होता है, आपको फार्मूला पता होगा, थीटा इक्वल टू LR। सो L जो है सो प्रोपोर्शनल है थीटा के, R कांस्टेंट है, R रेडियस है। तो ये इसका लेंथ कितना है, या फिर आप कह सकते हो कि ये AB इक्वल टू R टाइम्स इसका रेडियस, R नहीं लिखेंगे, रेडियस को कंफ्यूज करेगा, रेजिस्टेंस लिख रहे हैं तो ये लिखते हैं रेडियस इसका, टाइम्स ये वाला एंगल, लेकिन ये एंगल इसमें होना चाहिए, क्या कहते हैं, रेडियन में होना चाहिए, तो ये π/6 है, π/3 है। और L कितना है, ये है 2 पाई इंटू 12, या फिर बहुत आती तो ये पहले इसको निकाल लेते हैं, ये पाई चला गया, पाई चला गया, ये चला गया, ये चला गया, तो 1/6 टाइम्स 12, 2 ओम। आप आसानी से ऐसे भी निकाल सकते थे कि इसका एंगल कितना है, 60 आउट ऑफ 360 जो है सो दे रहा है 12 ओम, तो 60 कितना देगा, 2 ओम। और नहीं तो यूनिटरी मेथड से जो निकालते हैं एक नियम, 360 डिग्री जो है वो दे रहा है 12 ओम, पूरा का पूरा 1 डिग्री देगा 12/360, तो 60 डिग्री देगा 12/360 टाइम्स 60, 2 ओम। जो भी आपको पसंद हो उससे आप इसको कर सकते हैं। जस्ट निकालना कि कितना बड़ा फ्रैक्शन है वो जो उस साइड में जो है, ये 1 का फ्रैक्शन क्या है, चाहे एंगल से निकालिए चाहे लेंथ से निकालिए। तो यहाँ पर उसका फ्रैक्शन है 1/6 और टोटल जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है 12, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया इस साइड का 1 का 2 ओम, और R2 का टोटल तो 12 था ना, जस्ट यहीं से 10 ओम कर सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये 60 डिग्री है तो उधर बच गया 300 डिग्री, ये हो गया फ्रैक्शन उसका, ये दूसरा तरफ का, और टोटल है 12, तो देख लीजिए कितना हुआ, 6×5 = 30, 6×6 = 36, 6×2 = 12, 10 ओम। यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, जैसे भी निकालना हो। इसको घेर देता हूँ, ओके। तो हमें रेजिस्टेंस मिल गया। अब ये दोनों के बीच में देखिए सीरीज में है या पैरेलल में है, ये पॉइंट है, इधर से जाकर हम बैटरी लगाने वाले हैं। आप बताइए, बैटरी लगा दी, अब तो इस सीरीज में नहीं है, एक तो इधर है एक इधर है, तो कुछ इस तरह से बन गया, ये पॉइंट है हमारा है, ये पॉइंट बी है, एक इधर नीचे गया एक रेजिस्टेंस, एक ऊपर गया दूसरा रेजिस्टेंस, ये R1 है ये R2 पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है। जो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल के लिए होता है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, 2 ठो होता है तो यही करते हैं, 2 से ज़्यादा होगा तो हम सीधे करते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये फार्मूला लगाते हैं। लेकिन 2 के लिए इसी को सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाता है, R1 था हमारा 2 ओम और R2 था 10 ओम, 2 + 10 20/12, 4 × 12, 4 × 5 20। ऑप्शन कैसे है, फ्रैक्शन में है, कैसे है, हाँ फ्रैक्शन में है, 5/3 ओम, ये हमारा आंसर है 5/3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, काफी आसान था। एक बार फिर समराइज कर देते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास तार है जिसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, उसका कुछ डायमेंशन है, लेंथ है, कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको खींच कर लंबा कर दिया, डबल, L था तो 2L हो गया,
तो ऑटोमेटिक इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हाफ हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, और वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स लेंथ। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो गया, तो रेजिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पर रो एल बाय सब बैठाते हैं, तो 4 टाइम्स रो एल बाय ए आता है, और इसका रेजिस्टेंस जो 3 ओम दिया हुआ है वो रो एल बाय ए आता है। ये रो एल बाय ए यहाँ सब्सटीट्यूट किया, ये 12 ओम आ गया। अब यहाँ पर ही नहीं रुका, इसको जो है सो बेंड करके एक सर्किल बना दिया, ये सर्किल बना दिया, ये 12 ओम है, सर्किल बना दिया, और बोला 2 पॉइंट है ऐसा जगह में कि वो 60 डिग्री बनाता है सेंटर पर। आप बताओ ये दोनों पॉइंट के बीच में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। यहाँ बैटरी लगा दी है। अब देखो एक रेजिस्टेंस ये इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर से गया, जो यहाँ पर दिखाएं, ये दोनों पैरेलल हो गया। दोनों रेजिस्टेंस का एक पॉइंट पर है दोनों, और दूसरा इंड दूसरा पॉइंट पर है, मतलब कि वो पैरेलल है। और पैरेलल के लिए जो फार्मूला आता है 2 के लिए, पहले मल्टीप्लाई किए, फिर उसके सम से डिवाइड कर दिए, और हमारा आंसर आ गया फ्रैक्शन में 5/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहते हैं क्वेश्चन? shown in the figure is a cell model, cell made of a conductor। ये कंडक्टर है। कंडक्टर में आपको पता है कि यदि आप चार्ज देंगे तो वो सब का सब चार्ज सरफेस पर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इसको चार्ज दिया है। इट हैज ए इनर रेडियस ए, तो अंदर वाला रेडियस ए है और बाहर वाला रेडियस बी है, ये उसका है। एंड कैरी चार्ज क्यू, तो जो भी चार्ज इसको देना है वो सब जो बाहर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। यदि हर अंदर में चार्ज रखना है तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल देना पड़ेगा। एक कंडक्टिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि जो भी चार्ज आप इसको देंगे वो सब सरफेस पे चला जाएगा। यहीं से बना है फैराडेज केज। जैसे आप एक कंडक्टिंग मटेरियल से एक केज बना दीजिए, अंदर में रहिए, उसको करंट लगा दीजिए, आपको कुछ नहीं होने वाला, अंदर में कुछ नहीं होगा जब तक आप बाहर को नहीं छूते, क्योंकि चार्ज सब बाहर में है, अंदर में चार्ज है नहीं, तो आप यहाँ बहुत सेफ रह सकते हैं, जिसको हम फैराडे केज कहते हैं। ये फैराडेज केज अभी भी रॉयल इंस्टीट्यूट जो लंदन में है वहां पर है। एनीवे, आगे और भी कह रहा है कि एक सेंटर पे एक डाइपोल है। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल 2 चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, और अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं रहता है, ये स्मॉल रहना चाहिए, तो इसको हम डाइपोल कहते हैं। तो एक डाइपोल है, उसको पी से डिनोट कर रहे हैं, इसका डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट को कहते हैं, उसका चार्ज ले लेते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं, और इसका डायरेक्शन होता है -2 प्लस, माइनस चार्ज 2 प्लस, ये है डायरेक्शन पी का, -2 प्लस। एनीवे, यहाँ पर चार्ज है, मतलब कि 2 डाइपोल है, मतलब एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, ऐसे। अब आगे जो है 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब सही ऑप्शन कौन है वो बताना है। पहला ऑप्शन है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस इज यूनिफॉर्म एंड इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए क्या है कि यहां पर हम उसको बनाते हैं। पहले यहां पर 2 चार्ज है, -Q +Q, और सवाल कर रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस। ये इनर सरफेस पे जो है जो चार्ज आएगा वो कहां से आएगा? जो बाहर से चार्ज हमने दिया वो सब का सब जो है यहां रहेगा बाहर में, ये Q चार्ज जो दिया गया है। अंदर में जो चार्ज है वो यहां पर है, ये इंड्यूस करेगा, ये -Q है तो इस साइड में +Q चार्ज जो है सो इंड्यूस्ड करेगा, और ये प्लस चार्ज है तो ये माइनस चार्ज इधर इंड्यूस्ड करेगा। अब ये जो इंड्यूस्ड हुआ माइनस, ये इधर फिर करेगा प्लस Q चार्ज, और ये करेगा इधर, ये प्लस है तो ये करेगा इंड्यूस्ड इधर बाहर में माइनस। अब अंदर में देख के बताइए जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है और इक्वल टू सम वैल्यू बता रहे हैं? नहीं, वो तो यूनिफॉर्म नहीं है ना। देखिए इधर प्लस है, इधर माइनस है, बस यहीं से खत्म हो गया, यूनिफॉर्म कैसे रह गया? चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है, ये एसिमेट्रिक है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये नहीं चलेगा। सेकंड ऑप्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज द सेम एज दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, बाहर में ले लेते हैं एक
इस जगह पर बाहर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो है सो बनाते हैं, और यहां पर जो है सो हम लगाते हैं एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ, गॉसेस लॉ। ये क्या कहता है गॉस लॉ? ये कहता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड को, यदि हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एरिया वेक्टर से, और ये एक स्फीयर है, ये मत सोचिए कि एक सर्किल है, ये भी स्फीयर था, तो स्फीयर है, वो जो होता है इसके अंदर में जो चार्ज है, चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब ड्यू टू सिमेट्री हर एक जगह ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम होगा हर एक जगह, और वो किधर जाएगा, रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड जाएगा सिमेट्री की वजह से, और ये जो एरिया है इसका वो भी रेडियली आउटवर्ड होता है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसको लिख सकते हैं ई, और ये बच गया ds। ई हर जगह सेम है मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने ई को बाहर कर दिया, और ds एक एरिया है। क्यू इनसाइड कितना है इसके अंदर में देख लीजिए, क्यू क्या है, क्यू है, क्यू बड़ा वाला क्यू जो बाहर से दिया गया है, और डायपोल की वजह से दो ठो क्यू है, वो कितना हो गया, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, सबको ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये एरिया कितना हुआ, ds एरिया जो है सबका ऐड करेंगे इस तरह से जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं। ये तो एक स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया बन गया, वो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कितना आया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर स्क्वायर। यही तो पॉइंट चार्ज की वजह से लगता है, पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो तो ऐसे ही है, और वो भी कहाँ पर रखा हुआ रहेगा, ये आर का जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये रेडियस किसका है, ये वाला रेडियस है ना, ये आर है, तो पॉइंट चार्ज को यहाँ पर रख देंगे, क्यू वाला चार्ज, तो इतना ही मुझे मिलेगा, और शायद यही बोल रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज द सेम एज दैट ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल। पॉइंट चार्ज जो है उसकी वजह से जितना मिला, ये सही हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आउटर साइड में आप देखिए क्या है, क्यू है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, सब मिला के तो जीरो हो गया, ये दोनों की जीरो हो गया, केवल क्यूब है। सरफेस चार्ज जो है, चार्ज डेंसिटी बाहर में जो है चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। कहाँ स्मॉल क्यू पर डिपेंड कर रहा है, स्मॉल क्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा तो डेंस ई जो उसका मोमेंट है उस पर कैसे डिपेंड करेगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल इज जीरो एवरीवेयर। इनर सरफेस में जीरो एवरीवेयर है नहीं, ऑन एन एवरेज जीरो है, इधर प्लस है इस माइनस क्यू की जगह पर, इधर माइनस है, लेकिन ओवरऑल जीरो है, लेकिन हर जगह जीरो नहीं है, तो ये भी इस तरह से गलत है। इसको मैंने क्यों डबल क्लिक किया है, ये भी गलत है, तो सही केवल 2 वाला हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ये रहा पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर। ये स्वास्तिक का साइन है और इसके हर एक कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, अलग अलग चार्जेस हैं। ईच साइड ऑफ द फिगर इज एल, ये जो साइड्स देख रहे हैं ये सारे साइड्स एल हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, इस तरह से रखे हुए हैं। अब बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। अब एक तरीका तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो लिखना शुरू कर दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है वो, और उसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड बन रहा है उसको हम 2 कंपोनेंट में बांट दें। जैसे हम देख सकते हैं ना कि एंगल जो है एल है, एल तो 45 डिग्री है, राइट। इसका 2 कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट सब जगह लिखते चले जाएं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ए की वजह से, मान लीजिए ए की वजह से लिख रहे हैं तो माइनस क्यू है, माइनस क्यू बाय ये डिस्टेंस जो है एल तो √2l है, इतना हुआ। और उसका जो है सो एक्स एक्सिस में क्या कंपोनेंट आएगा, cos 45 डिग्री।
y कॉम्पोनेंट या x कॉम्पोनेंट हुआ, और इतना ही फिर लिखना है एक बार साइन 45 डिग्री j कॉम्पोनेंट। ऐसे करके लिखते लिखते पूरा गंदा हो जाएगा और काफ़ी स्पेस लेगा और उसके बाद ज़्यादा गलती होने के चांसेस होगा। हम वो नहीं करने वाले हैं, हम ज्योमेट्री वाला यूज करेंगे। ज्योमेट्री जो है उसको देखेंगे वहीं पर, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा, कुछ कैंसिल होगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है कि ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, यहाँ पर फील्ड जो है दोनों को सेम मैग्नीट्यूड का लगाएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये इधर खींचेगा, माइनस है तो अपनी तरफ लगाएगा, ये अपनी तरफ लगाएगा और मैग्नीट्यूड सेम, तो दोनों मिला के 0, तो भूल जाइए इसकी वजह से। ए और एच की वजह से कोई फील्ड नहीं लग रहा है। ये 2Q और Q, ये जो है सो इधर फील्ड लगाएगा और ये है इधर फील्ड लगाएगा, और कितना लगाएगा, एक, मान लीजिए यहाँ पर 2Q है तो 1Q है और 1Q है, 1Q तो बैलेंस कर लिया ना, तो एक एक्स्ट्रा Q बचा वही लगा रहा है, हम वही लिख लेंगे। एक एक्स्ट्रा Q जो लगाना है वो लगा रहा है इधर। ये यहाँ पर ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ये दोनों की तरह, एक एक्स्ट्रा Q है यहाँ पर इससे, तो एक इधर लगेगा। दोनों का वैल्यू सेम, देखिए लेंथ सेम, एक चार्ज सेम, एक चार्ज तो कैंसिल हो गया, केवल Q चार्ज है, तो इसका नाम दे दे कुछ E1, ये भी E1 क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर 1/4πε0, चार्ज है Q और डिस्टेंस है L। ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया, बच गया केवल ये D और E वाला। यहाँ पर चार्ज है 2Q और यहाँ पर चार्ज है 1Q, एक तो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज जो है इधर लगाएगा और उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू कुछ और होगा क्योंकि ये लेंथ √2L है, L 90 डिग्री पर है, 1/4πε0 Q, ये डिस्टेंस √2L², 2L², इसका आधा है, इसका आधा है। अब तीनों को बस ऐड करना है, हमें जो फील्ड है मिल जाएगा। तो ऐड करते हैं, देखिए ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 45 डिग्री पर होगा, मैंने एकदम बीच में जाएगा 45 डिग्री पर, और ये भी 45 डिग्री पर गया है। तो ये दोनों का रिजल्टेंट को हम कुछ नाम देते हैं ई रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट कितना होगा, ये दोनों जब सेम है तो ई रिजल्टेंट होगा √2 और E1। ये होता है ना, यहाँ पर देख लीजिए, ये मान लीजिए वेक्टर A है, ये भी वेक्टर y डायरेक्शन में वेक्टर A है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, √a² + a² √2e, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर वही √2E1, क्योंकि दोनों सेम है और एंगल है तो 45 डिग्री, और ये ऑलरेडी 45 डिग्री पर जा रहा है, ये भी देखिए 45 डिग्री होके जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये L है, ये L है, इसको जैसे ही ज्वाइन करेंगे यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा अपने। तो ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, और वैल्यू, ये रिजल्टेंट का वैल्यू √2 × E1 है, और E2 का वैल्यू कितना है, ये देखिए ये 2 एक्स्ट्रा है, वरना ये E1 है, देख लीजिए ध्यान से, ये E1 है, सो E1/2 है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, E2 और E रिजल्टेंट जो है एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट E नेट लिखते हैं फाइनली। E नेट कितना हो गया, कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो E रिजल्टेंट माइनस E2, ये है ब्लैक से लिखेंगे, 2E1 माइनस E1/2। अब यहां से E1 बाहर कर लिए, इधर बच गया √2 माइनस हाफ, और E1 का वैल्यू यहाँ हमें पता है, ये वाला है या ये वाला जो भी देखना है, 1/4πε0 Q/L² √2, ये रहा हमारा E रिजल्ट नेट। सबको ऐड करने के बाद ये हमें मिला
1/4πε0 q बाई एल स्क्वायर, इधर है, यही तो है, ये दोनों सेम है, देख लीजिए 1/4πε0 q बाई एल स्क्वायर, ये दो एक्स्ट्रा यहाँ है, उसको इधर ले जाते हैं, यदि ये दो हाथ हटा के यहाँ ले जाए तो एक दो ये कट गया, √2 ये है, और -1/2 ये है। सो यदि इसी को लाना है तो यहाँ से दो हम बाहर ले जाते हैं, q/2l स्क्वायर, दो बाहर ले आए तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 2√2 -1, ये वाला ऑप्शन नंबर 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हिस्टेरेसिस लूप फॉर 2 मैग्नेटिक मटेरियल्स ए एंड बी आर शोन इन द फिगर, ये है और बी है, और ये देख लीजिए ये जो एरिया अंदर में दे रहा है वो जो है उतना लॉस होता है एनर्जी का, एनर्जी लॉस है, यहाँ एनर्जी लॉस ज़्यादा है, एनर्जी लॉस कम है। दूसरी बात ये जो है एच जब इधर से रिटर्न आते हैं, अपने साइकिल में जब चलते हैं तो ये जब रिटर्न आते हैं तो जब फील्ड हटा लिए हैं फिर भी इसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ जिसको रिटेनिटिविटी कहते हैं, ये इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। अब सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि दीज मटेरियल्स आर यूज टू मेक मैग्नेट्स फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर कोर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर, देन इट इज़ प्रॉपर टू यूज कि कौन सा, ए या बी, कौन सा यूज किया जाए। देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, ट्रांसफॉर्मर जो है और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है, उन सभी चीज़ों में क्या होता है, एक तो हमें बिजली बचाना होता है, एनर्जी लॉस कम करना होता है पहला, दूसरा ये भी करना होता है कि जब हम इसका यूज बंद करें तो ये मैग्नेट बनकर ना रहे, यहाँ पर ये मैग्नेट बन के रहेगा क्योंकि फील्ड हटा लेने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा इसके पास फील्ड है, अपना मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। ये वैल्यू बहुत कम है, इसमें भी देखने में ऐसा लगता है लेकिन ये इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है। तो ये जब फील्ड हटा लेते हैं तो ये खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। हमें वही चाहिए, यदि जनरेटर हो या ट्रांसफॉर्मर हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, जब हम फील्ड हटा लें, एक्सटर्नल फील्ड हटा लें तो फिर यहाँ पर जो है इसके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड ना रहे, ये मैग्नेट की तरह ना काम करे। तो ये वाला हम यूज करते हैं जब हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है, तब यहाँ पर ताकि तुम रिटेन करके रखो भाई इस मैग्नेटिक फील्ड, ये परमानेंट मैग्नेट के लिए ठीक है। और जहाँ हमें परमानेंट मैग्नेट नहीं चाहिए, जहाँ हमें टेम्पोररी मैग्नेट चाहिए जैसे जनरेटर में या ट्रांसफार्मर में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, वहाँ पर ये है। और दूसरा फायदा है कि एनर्जी भी कम लॉस करेगा। तो ए फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर नहीं, ये सब के लिए तो बी है। ए फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बी फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं, दोनों ही के लिए ये चाहिए। ट्रांसफार्मर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों के लिए बी चाहिए। बी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ट्रांसफार्मर, हाँ ये ठीक है, यही चार चलेगा, तीनों के लिए यही चलता। इसमें से तीनों के लिए यही चाहिए था, आप बस इसमें से चूज कर लीजिए। परमानेंट मैग्नेट के लिए यही चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इन द बिलो सर्किट C is equal to square root over 3/2 माइक्रोफेराड, यहां लिख लेते हैं। R2 जो है 20 किलो ओम है, L जो है स्क्वायर रूट ओवर 3/10 हेनरी एंड R1 जो है 110 ओम है। करंट इन LR1 पाथ ही जो I1 यहाँ दिखा दिया है, और CR2 पाथ जो है इसमें I2 है। द वोल्टेज ऑफ AC सोर्स, ये AC सोर्स है, इज गिवन बाय 200 स्क्वायर रूट ओवर 2 sin 100t। द फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2, I1 और I2 के बीच के जो फेज डिफरेंस है वो बताना है। देखिए हम ऐसा करते हैं, I1 और V के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको कुछ कहते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड V, उसको हम phi1 कहते हैं। I2 एंड V phi2 कहते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है phi1 माइनस phi2। डायरेक्शन से में मतलब नहीं है, एंगल बताना है phi1 माइनस phi2।
तो सबसे पहले phi1 और phi2 निकाल लेते हैं। phi1 कहाँ है, ये I1 वाले सेक्टर, ये वाला जो है LR पाथ जो है उसमें देखते हैं, LR पाथ में जाकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है, और हमें पता है कि रेजिस्टेंस में जो है करंट जो है सो वोल्टेज के डायरेक्शन में रहता है। ये जो अप्लाइड वोल्टेज है एसी पावर, उसका वोल्टेज और करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है दोनों सेम फेज में रहता है। तो इसको यहाँ पर हम आर से दिखाते हैं। ये इंडक्टर जो है वो नीचे चला जाता है, इंडक्टर जो है सो लैग करता है, वो पीछे रहता है। ये जहाँ पर आगे चल रहा है ये पीछे चलता है 90 डिग्री से, और इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल जिसको कहते हैं, वो ओमेगा एल होता है। आप यदि इसका हम रिजल्टेंट निकालें जो कि ऐसे निकलेगा, तो ए एंगल है इस सर्किट में जो करंट है उसका, ये फेज है, मतलब कि आर से कितना अलग है, यहाँ पर इतना, इसका फेज जो है सो आर से कितना डिफरेंट पे है, फाई आर, मतलब यही तो वोल्टेज का डायरेक्शन है ना, वोल्टेज का फेज है, डायरेक्शन है। तो यहां से हम phi1 निकालते हैं, tan phi मतलब ये ओमेगा एल बाय आर, राइट। ओमेगा कितना है यहां से देख सकते हैं, साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी है, मतलब 100 है। एल का वैल्यू दिया है √3/10, और आर का वैल्यू भी 10 दिया है, √3। तो फाई कितना आया, ये फाई इसको 1 कहेंगे, ये है 60 डिग्री, ये -60 है, इधर एंगल है ना इसलिए -60 कहते हैं। या यहाँ माइनस दे देते हैं, बस एंगल माइनस में है, हम इसके साथ एंगल निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ में, इस साइड में माइनस। अब दूसरा का देखिए, सी आर पाथ है साइड, CR2, ये LR1 था, CR2 पाथ जो है उसमें देखते हैं, उसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो इधर है, कैपेसिटेंस जो है सो उसका डायरेक्शन जो है, करंट जो करंट कैपेसिटेंस में बह रहा है उसका डायरेक्शन, ये जो रेजिस्टेंस में करंट बह रहा है उससे 90 डिग्री ज़्यादा होता है, और रेजिस्टेंस में जो करंट बह रहा है उसका फेज और वोल्टेज जो है अप्लाई है उसका भी एक्जैक्टली सेम रहता है, और ये होता है 1/ωc इसका रिएक्टेंस। दोनों को हम यदि रिजल्टेंट निकालते हैं तो ये आता है, और ये एंगल है कोई phi2, यही जो एंगल दिखा रहा है, ये जो सर्किट में करंट बह रहा है उसका एंगल यही है phi2 नहीं कि phi2 ज़्यादा है आर से, ये आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ भी tan phi निकाल लेते हैं, tan phi2 कितना हो गया, ये 1/ωc बाय आर, 1/ωc 1/r, ये है ओमेगा है 100, c है √3/2 टाइम्स 10⁻⁻⁶, और r जो है सो अभी बताया कितना, 20 किलो ओम, सब नीचे में है सभी 20 किलो ओम। ये 2 10 चला गया, 1 2 3 और 3 6, ये सब खत्म हो गया, तो बचा 1/√3, मतलब phi2 है सो 30 डिग्री है, ये प्लस में है क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब यहीं पर देख लीजिए, तो phi1 माइनस phi2 कितना होगा, -60 -30 -90, यदि मॉड का बात करें तो 90 डिग्री है। आप इसे यहां पर देख सकते हैं, ये आर था, एक ये था, ये कौन सा सर्किट था, ये था LR1 सर्किट, ये 30 डिग्री नहीं, उल्टा में लिखा,
7 ठीक लिखता हूँ, देख लेता हूँ क्या है। वो 60 था और ये 30 है, ये 60 था और ये 30 था। ये डायरेक्शन है CR2 सर्किट में जो करंट है उसका I2, इसमें जो करंट I1 है उसका, इसका डायरेक्शन इधर है। नहीं इतना, ये वोल्टेज जो है यहाँ पर या करंट जो है रेजिस्टेंस में बह रहा उससे कितना पीछे है आगे है, ये 60 पीछे है, ये 30 आगे है। अब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री। सम कर दिए तो 90 डिग्री हो गया हमारा आंसर। तो इसको एक बार फिर समराइज कर देते हैं। हमारे पास दो सर्किट है, हम क्या करते हैं कि हम फेज डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि I1 जो करंट है वो जो वोल्टेज अप्लाइड किया हुआ है या जो करंट फ्लो कर रहा है R में उससे कितना आगे चल रहा है। जब हम बोल रहे हैं R1 मतलब जब प्योरली R रहता तो, अब ये प्योरली R तो है नहीं, तो ये दोनों को कंबाइन करने पर जो करंट बह रहा है वो एक वैल्यू देगा जो कि यहाँ पर आया है भाई 60 डिग्री। तो ये जो I1 करंट है इससे कितना आगे है पीछे है ये वोल्टेज से, वो है I1, उसका कितना डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। I2 करंट का जो फेज डिफरेंस है इस वोल्टेज से वो हम I2 निकाल लिए। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वही हो जाएगा ये दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है। बस ये हम रेफरेंस के लिए ले लिए, इससे कितना आगे तुम है या कितना पीछे है और ये कितना आगे पीछे। उसके बाद में हम चलते हैं इस सर्किट में यहाँ पर और हम देखते हैं कि इसके पास एक R है एक L है। तो R का डायरेक्शन इधर है, L का डायरेक्शन वो पीछे रहता है 90 डिग्री पीछे। इसका जो रिजल्टेंट आया जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है इस सर्किट में उसका डायरेक्शन इधर है, ये 5 से दे सकते हैं, वो 60 डिग्री आया। ऐसे ही CR2 में देखें वो आगे आया, ये C है तो ये 90 डिग्री आगे रहता है। तो जो रिजल्टेंट करंट इसमें बह रहा है I2 जो करंट बह रहा है इसमें वो ये है I2 जो कि 30 डिग्री आया। तो एक आगे चल रहा है 30 डिग्री I2 करंट यहाँ में I2 में और वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, और I1 में ये 60 नीचे चल रहा है, तो डिफरेंस जो है सो 90 डिग्री हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The electric potential between a proton and an electron is given by V equal to V naught log R by R naught, where R naught is a constant. Assuming Bohr's model to be applicable, write variation of Rn with n. चार को दिया है कौन होगा। Here n is the principal quantum number. देखिए आपने जो पढ़ा है बोर्स का मॉडल उसमें ये बताया गया कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है सो कुछ स्पेसिफिक, हर जगह नहीं, स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करता है, राइट, ये मूव कर रहा था। और ये जो इसके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, वो जो कूलम्ब फोर्सेस हैं, कूलम्ब फोर्सेस वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अब कूलम्ब फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, आपको दूसरा फोर्स दे रहा है। कूलम्ब फोर्स में जो कूलम्ब में ये पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4πε0 पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों का चार्ज एक्चुअली एक है तो ZE, ये चार्ज यहाँ पर हुआ और इसका चार्ज E है तो E/r², ऐसे करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कुछ और एनर्जी है यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर पोटेंशियल दिया है तो पोटेंशियल को हमें यदि पोटेंशियल पता है कहीं पर तो चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है सो आ गया U, ये है V0, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, इतना एनर्जी। पोटेंशियल को जस्ट मल्टीप्लाई किए उसके चार्ज से, तो हमें ये जो दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसका जो एनर्जी होना चाहिए वो कितना है ये पता चल गया। अब इस पर फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, ये होता है -dE/dr। जस्ट डिफ्रेंशिएट कर देते हैं r के रेस्पेक्ट में विथ माइनस साइन, तो फोर्स में पता चल जाता है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं -V0E, इसका हो गया 1/r, यहाँ पर r0/r0, ये चला गया -V0E/r। माइनस का मतलब है
एट्रैक्टिव फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, यही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, V नॉट E बाय R m V स्क्वायर बाय R। ये R तो चला गया, तो हमें क्या मिला, mv स्क्वायर इजकल टू E V नॉट। अब जो है सो हमें यहाँ पर वेलोसिटी मिला है, एक्चुअली E V नॉट बाय m वेलोसिटी मिला है, लेकिन हमें वेलोसिटी नहीं निकालने के लिए कहा गया, हमें इसका रेडियस निकालने के लिए कहा गया। तो ये बोर्स मॉडल है। बोर्स ने दो चीजें बताई थी ना, बोर्स मॉडल में था कि पहले तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो कूलम फोर्स कर रहा है, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकते। बोर्स ने कहा कि कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमेगा। एक्चुअली होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है सो चार्ज पार्टिकल है, और जब एक सर्कुलर पाथ में घूमता है तो एक्सेलरेटेड होता है, उसमें एक्सेलेरेशन होता है। और ये नियम है कि जो भी चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेशन में रहता है तो वो रेडिएट करता है एनर्जी, जो आप रिसीव करते हैं सिग्नल अपने मोबाइल फोन में, या टेलीविजन सिग्नल होते हैं एंटीना वगैरह में जो रिसीव करता है या जो भेजता है, वो इसी बेसिस पर तो भेजता है कि वहाँ पर चार्ज पार्टिकल को जो है एक्सेलरेट किया जाता है, उससे वो रेडिएशन इमिट करता है। तो यहाँ पर भी वो रेडिएशन इमिट करेंगे, लेकिन नील्स बोर ने कहा कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में यदि मूव करेगा तो वो रेडिएशन ऑर्बिट नहीं करेगा, तो एनर्जी लूज नहीं करेगा। अब वो पर्टिकुलर ऑर्बिट कौन सा है, उसने कहा वहाँ पर इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। ये एंगुलर मोमेंटम जो है सो n टाइम्स h क्रॉस होगा। h क्रॉस मतलब h/2π। तो ये हमें लगाना पड़ेगा, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, mv/r। एंगुलर मोमेंटम ऐसे लिखते हैं ना, r क्रॉस p, ये एंगुलर मोमेंटम। r और p मतलब mv। r और p के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। r यहाँ पर इधर है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये r हुआ और ये p हुआ, तो सिंपली mvr आ गया। तो ये एंगुलर मोमेंटम, और इसको होना है nh क्रॉस या h/2π, जो भी आप चाहो लिख सकते हैं। तो r हमें मिल गया nh क्रॉस बाय mv। भी यहाँ से रख देते हैं, nh क्रॉस बाय m, और v का वैल्यू कितना है, m बाय ई वी नॉट। n टाइम्स सब कुछ उतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो n में पूछा है, ये कौन सा हो गया, n के साथ रिलेशन है, तो बाकी में क्यों अपना दिमाग खपाना, बाकी छोड़ देते हैं, सब कांस्टेंट है, n तो एक ही जगह है ना। तो यहाँ पर r जो है सो प्रोपोर्शनल हो गया, r जो है सो प्रोपोर्शनल हो गया n के, और आपका आंसर हो गया 1। अब आप याद कीजिए हाइड्रोजन कूलम केस में, मतलब कि जो रियली में बोर्स का जो मॉडल है उसमें r किसके प्रोपोर्शनल होता है, वहाँ पर जो है सो r जो बोर मॉडल में इस पोटेंशियल के लिए नहीं, जब हम कूलम वाला यूज करते हैं तो वहाँ प्रोपोर्शनल होता है n², और यहाँ पर जो है n है। तो ये था बोर्स मॉडल, जहाँ पर यूज किया गया, पोटेंशियल चेंज कर दिया कूलम से, ये कोई लॉगरिथमिक पोटेंशियल है, और लॉगरिथमिक पोटेंशियल है तो ये पोटेंशियल एनर्जी जस्ट इलेक्ट्रॉन से चार्ज से मल्टीप्लाई किए, तो इसका डायमेंशन एनर्जी क्या है, एनर्जी मिल गया। फोर्स के लिए हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं r के रिस्पेक्ट में विथ माइनस साइन, और यहाँ से फोर्स मिल गया, इसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया तो हमें वेलोसिटी मिल गया। और उसके बाद में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी जहाँ मनमर्जी जगह ऑर्बिट में नहीं घूम सकते, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमना पड़ेगा ताकि वो एनर्जी लूज ना करे, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और उसके जब एक्सेलरेट करेगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमने पर वो एनर्जी लूज नहीं करता। और बाद में से क्वांटम मैकेनिक्स से प्रूव किया गया कि ये स्टेशनरी वेव होते हैं। फिर यहाँ पर आपने आगे पढ़ोगे वेव पार्टिकल ड्यूलिटी में कि इलेक्ट्रॉन जो है सो वेव की तरह बिहेव करते हैं, और वो भी वेव एक स्टेशनरी वेव
मतलब कि इसका जो वेवलेंथ होता है, ये ऑर्बिट वैसा होना चाहिए, ये ऑर्बिट जो है n टाइम्स उसका वेवलेंथ के होना चाहिए। n कोई इंटीजर नंबर है, 2 4 8 10 20 वेवलेंथ ऐसे होना चाहिए। तो यह उसी ऑर्बिट में घूमेगा जहां पर उसका वेवलेंथ का कोई मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल टाइम्स ये सर्कमफेरेंस होगा, वहीं घूमेगा। और वही बात जो है दूसरे टर्म्स में नील्स बोर ने कहा था कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होना चाहिए। ये दोनों एक्चुअली सेम चीज देता है। तो एनीवे इसका एंगुलर मोमेंटम है जो n टाइम्स h क्रॉस होता है, और यहाँ से r का वैल्यू हमने निकाल लिया जो v के टर्म में है, फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया। उतना ज़्यादा कैलकुलेशन इधर नहीं करना है क्योंकि हमें जस्ट रिलेशन चाहिए r और n के बीच में, तो r प्रोपोर्शनल n आ गया। तो ये था इस पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 11 to 20। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 to 30। थैंक्स।